हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो डेटर्स मेथड हमारा जो है हमने लास्ट क्लास में शुरू किया, कुछ एग्जांपल्स किए, उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन किया। एक और डेटर मेथड का ही क्वेश्चन आपके सामने अब लेकर आया हूँ। आइए ज़रा इसे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन जो था पिछले वाला और इस वाले क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा अंतर होने वाला नहीं है। कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक है ना। तो सेम नॉलेज जो लास्ट क्लास में दी थी वही अप्लाई होगी। लिखा गया है द बॉम्बे ट्रेडर्स इनवॉइस्ड गुड्स टू इट्स दिल्ली ब्रांच एट कॉस्ट। कॉस्ट वाला ही अभी तक हमने किया, इनवॉइस वाला भी हमने स्टार्ट नहीं किया। हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम द इट्स बैंक अकाउंट एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस विच वर मेट बाय द ब्रांच। यानी पेटी कैश एक्सपेंसेस वो अपने आप कर रहे हैं। ऑल द कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच वॉज बैंक्ड ऑन द सेम डे टू द क्रेडिट ऑफ हेड ऑफिस। यानी वो सारा का सारा हेड ऑफिस के अकाउंट में उसी दिन जमा करवा दिया जाता था पैसा। द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू एट द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। चलिए, अब कहानी आती है कि 1 जनवरी 2021 के दिन बिगिनिंग में जो एसेट्स थे वो दिए हुए हैं, राइट। गुड्स हेड ऑफिस से भेजी कितनी गई, हेड ऑफिस में वापस कितनी आई, कैश सेल कितनी थी, क्रेडिट सेल कितनी थी, अलाउंस कितना दे दिया, डिस्काउंट कितना दे दिया कस्टमर्स को, बैड डेट्स कितने हो गए, सेल्स रिटर्न कितनी हो गई, सैलरी, वेजेस, रेंट एंड रेट्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। और एंड में डेटर्स का ये आपको अमाउंट भी दिया हुआ। तो देखा जाए तो डेटर्स अकाउंट एक बार वैसे तो बनाते ही हम, बट मुझे ऐसा लगता है कि डेटर की जितनी भी मिसिंग फिगर्स होती हैं वो या तो होती है जी क्रेडिट सेल या कैश कलेक्शन और या फिर क्लोजिंग, ठीक है। हमें जो चीज़ चाहिए वो सारी हमारे सामने, तो वैसे तो उसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार अपनी तसल्ली के लिए हम सन्ड्री डेटर्स अकाउंट बना लेते हैं। वैसे इसमें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं लग रही, फिर भी कहीं ना कोई ऐसा पॉइंट ना निकल आए जो हम ध्यान नहीं दे पा रहे, ऐसे ही अपनी थॉट से कर रहे हैं काम, तो भाई उस चीज़ से बचने के लिए मैं ये अकाउंट बना रहा हूँ। हालांकि सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। तो डेटर्स को मैंने उधार पर जो माल बेचा तो क्रेडिट सेल की एंट्री आनी है। उसके अलावा बाय कैश कलेक्शन, डिस्काउंट भी हमने दिया, क्वेश्चन में लिखा था, अलाउंस भी दिया, राइट। और उसके अलावा बैड डेट्स भी थे वहां पर, ठीक है ना। और क्लोजिंग डेटर्स भी थे। तो अगर कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं बचती तो समझ लीजिएगा कि हमारा यहाँ पर सारा का सारा काम ऑलरेडी तैयार है। तो ये है ओपनिंग डेटर्स की बात, समझे मेरी बात। तो ओपनिंग डेटर कितने थे, आइए पहले मैं उसे टिक करने वाला हूँ। ओपनिंग डेटर 12,600। उसके बाद क्रेडिट सेल 28,400, 12,600, 28,400, अलाउंस टू कस्टमर्स 200, डिस्काउंट 1,400, अलाउंस टू कस्टमर्स 200, डिस्काउंट 1,400, बैड डेट्स 600 हो गया। अच्छा, सेल्स रिटर्न भी थी 500, तो सेल्स रिटर्न भी लिख डालते हैं। या क्या, बैड डेट्स 600, सेल्स रिटर्न 500, कैश कलेक्शन 2800, 1500, ठीक है जी। तो ये लीजिए सारा काम हो गया। और क्लोजिंग डेटर्स कितने दिए हैं वो चेक कर लीजिए। क्लोजिंग डेटर जी 9800। अब सारी आइटम्स मिल ही गई हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें बैलेंसिंग फिगर की ज़रूरत थी और इस अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं थी। फिर भी आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस के अंदर क्या चीज़ मिसिंग होती है, या तो वो कैश कलेक्शन मिसिंग कर देते हैं या क्लोजिंग डेटर, क्योंकि ये दोनों ही ब्रांच अकाउंट में चाहिए होती हैं। ब्रांच अकाउंट में 3 चीज़ें डेटर वाली आती हैं, ठीक है ना। एक तो ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग और ये कैश कलेक्शन।
तो इस बार तीनों दी हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर बचेगी। फिर भी टोटल कर लेते हैं आगे, एक कैरी कर देते हैं इसको। 6 4 10 एक कैरी किया, 11 एक कैरी किया, ये आ गया 4, 41,000 रुपीज़। इसका टोटल भी कर लेते हैं, 0 0 5 4 9 और 2 11, 11 और 11 22 और 8 30, 3 कैरी किया, 9 3 12 और 8, 12 और 8 20 और 1 21, 2 कैरी किया, करेक्ट। तो आपने देखा कि मैंने आपको बिगनिंग में ही बता दिया था कि इसकी ज़रूरत नहीं है। और क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ये तीनों आइटम्स हमारे पास वहाँ पर गिवन थी, फिर भी एक प्रैक्टिस के नज़रिए से आपको ये करवा दिया। तो अब सीधा मैं आपको ले चलता हूँ ब्रांच अकाउंट की तरफ। ठीक है जी, ब्रांच अकाउंट की तरफ ले चलता हूँ। और इसमें सबसे पहले हमने ओपनिंग एसेट्स को लिखना है, ओपनिंग बैलेंसेस को लिखना है, वो कितने कितने थे। उसमें सबसे पहले एक तो कैश, दूसरा उसके अंदर हमारे पास डेटर्स, और एक स्टॉक। पहले तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ पर देखनी होंगी, ठीक है ना। तो ये लीजिए, पहले लिखा है 7,000 का स्टॉक, 12,600 की डेटर। बारह 600 के डेटर, पेटी कैश 200 रुपए, 26,000 की गुड्स भेजी और 1,000 की रिटर्न हो गई। तो 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 26,000 की, और बाय गुड्स, कंसाइनमेंट याद आ गया, गुड्स एंड टू ब्रांच आना चाहिए था, गुड्स एंड टू ब्रांच, वहां पर भी सेम ही एंट्री होती थी। तो ये सेंट है, और बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है ना। अब अकाउंट तो यही खुलेगा, ये है गुड्स सेंट की बात, हमने भेजी इतनी, और ये है गुड्स रिटर्न की बात। अकाउंट तो भाई सेम ही यूज होना है, अकाउंट तो सेम ही यूज होना है, राइट। तो 26,000 और 1,000 दोनों बातें हमारी यहाँ पर ये पूरी हो गई, ठीक है। ये 26,000 भी और 1,000 भी। अब कैश सेल 17,500, ये तो पूरा का पूरा आ गया। और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 28,500, ये भी आ गई। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी पूरी की पूरी पहुंच गई होगी यहाँ पर। तो 17,500 की कैश सेल, 28,500 की कलेक्शन, ये दोनों हमारे पास आ गई। और इस बार ट्रांजिट में कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये है बाय कैश रेमिटेंस, दो चीजें थी इसमें, पहली कैश सेल्स और दूसरी कैश सेल्स के अलावा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो दोनों अमाउंट आप लिख दीजिए, कैश सेल्स 17,500 और 28,500, ये आ गया 17,500, ये आ गया 28,500, ये भी कंप्लीट हो गया। क्रेडिट सेल का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, अलाउंसेस का कोई लेना देना नहीं है, डिस्काउंट का लेना देना नहीं है, ये रिटर्न्स वगैरह सब हो गई। अब खर्चे की बात आ गई, सैलरी एंड वेजेस, रेंट एंड रेट, सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो मैं इसे 2 एक्सपेंसेस लिख के सीधा 2 कैश अकाउंट एक्सपेंसेस का टोटल बना रहा हूँ, ठीक है। आपको लिस्ट लिखनी है पूरी, 6,200, 1,200 और 800, 6,200, 1,200 और 800, इसका टोटल लिखिएगा, ठीक है ना। हम इन पूरे तीनों के तीनों नाम ज़रूर लिखेगा आप। तो हमारे हिसाब से 8,200 बन गया, आपको टोटल भी लिखना है और उसके अंदर नाम भी लिखने हैं साथ में। फिर आ गया कैश रिसीव्ड, ये तो काम हो चुका है। अब क्लोजिंग आ गई, तीन चीज़ें क्लोजिंग की हमारे पास, स्टॉक, डेटर, पेटी कैश, ठीक है। तो बाय क्लोजिंग बैलेंसेस या क्लोजिंग एसेट्स, ठीक है ना। तो बाय क्लोजिंग एसेट्स में स्टॉक आ गया, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ गया और पेटी कैश आ गया। इन तीनों के जरा टोटल अमाउंट देख देते हैं। 6,500 का स्टॉक, 9,800 की डेटर, और 100 रुपए का कैश था क्लोजिंग, पेटी कैश, ये भी लिख दिया हमने। और इनका टोटल कितना आ गया, ले लीजिए 0 0, ये आ गया 14, एक कैरी किया, 10 6 16।
अब देखते हैं हमारी साइड कौन सी ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहां टोटल करते हैं तो 0 0 5 5 10 4 14 कैरी किया, 2 और 7 9 और 8 17, 17 और 6 23, 2 कैरी किया, 2 2 4 और एक 5 और एक 6, 63,400। और यहां से हमारे पास आ गया क्या, प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट, ये आ गया प्रॉफिट का अमाउंट। अब देखते हैं जिसकी फिगर्स क्या आती हैं। 0 0 2 6 8 और 2 10, 4 14, एक कैरी कर लिया, 3 और 7 10, 6 16 और 8 24, 24 और 9 33, 3 कैरी किया, 3 और 3 6, तो 9,400 का जो ये अमाउंट आपको यहां नजर आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये जनरल P&L में आपने अपना प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। तो अब ये वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं या किसी और क्वेश्चन की बात करूं, तो यही क्वेश्चंस हम आने वाले समय में स्टॉक एंड डेटर मेथड और जो फाइनल अकाउंट्स मेथड है जिसमें ट्रेडिंग P&L बनाएंगे, उससे भी सेम क्वेश्चन को कर पाएंगे, ताकि आपको उन सभी में डिफरेंस पता लग सके, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहां होता है समाप्त। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ये, और इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा जो है कंटेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखना क्या है कि न सिर्फ हमें डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, कुछ कैश की एंट्रीज हैं, कुछ स्टॉक की एंट्रीज हैं, और इन एडिशन टू दैट सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आई है कि यहां पर हमें जो गुड्स भेजी जाएंगी वो कॉस्ट नहीं, कॉस्ट प्लस इनवॉइस प्राइस पर भेजी जाएंगी, राइट। तो आप समझ लीजिए कि ये सारा का सारा सिस्टम इनवॉइस प्राइस का क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो भी हमारी ब्रांच है, हम नहीं चाहते कि उन्हें ये पता लगे कि हम कितने रुपए में ये खरीद रहे हैं, वो कॉस्ट वहां पर मालूम नहीं होनी चाहिए, राइट, नंबर 1। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हम उसमें इनवॉइसिंग जो है प्रॉफिट ऐड करके करते हैं, ठीक है कि नहीं। या फिर कई बार इनवॉइसिंग इसलिए भी कर दी जाती है कि भैया जो ये रेट दे रहे हैं आपने इससे ऊपर बेचना है, इससे नीचे नहीं बेचना। तो उनको जो रेट वहां पर नजर आया उसको पता है कि हमें इस इतने रुपए से ऊपर की सेल करनी है, तो ये भी एक तरीका है। अब जब इनवॉइस प्राइस की बात आएगी तो वो क्या चीज है, जितने रुपए की कॉस्ट है, यानी कॉस्ट प्राइस जितना है CP, उसमें प्रॉफिट एलिमेंट को ऐड कर दिया जाता है। तो जब कॉस्ट के अंदर हम प्रॉफिट एलिमेंट को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा इनवॉइस प्राइस बन जाता है। तो कॉस्ट में जैसे ही प्रॉफिट ऐड किया इनवॉइस प्राइस बन गया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो तरीका क्या बन जाएगा, इनवॉइस प्राइस में से आप प्रॉफिट का एलिमेंट माइनस कर दीजिए, वेरी वेरी सिंपल। आप उसमें से प्रॉफिट का एलिमेंट माइनस कर दीजिए। तो हमें करना क्या होता है, जब इनवॉइस प्राइस की कहानी आती है तो अभी तक तो आप देखते आ रहे थे कि जब भी हमने गुड्स को भेजा हमने कॉस्ट लिख दी, एक तरफ कॉस्ट होती थी, दूसरी तरफ सेल्स का अमाउंट होता था, राइट। तो सेल्स, जब भी आपने ब्रांच अकाउंट बनाया तो उसके अंदर यही तो था कि एक तरफ जो दिया वो, और जो लिया या लेना बाकी है, सेल से ही पैसा आता था। ऐसे ही आप करते थे जब आप ब्रांच अकाउंट बनाते थे। तो जो गुड्स हमने भेजी वो तो एट कॉस्ट थी, बोलिए यस और नो। तो इसीलिए मान लीजिए 10 रुपए की गुड्स और 12 रुपए की सेल हो गई, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हमारा यहां पर हमने दिखा दिया। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि यहां पर इनवॉइस प्राइस पर भेजते हैं। इनवॉइस प्राइस का मतलब ये हो गया कि यहां 10 रुपए की कॉस्ट नहीं आ रही, वो उस कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट का एलिमेंट भी ऐड कर रहे हैं। तो जो ये कॉस्ट नजर आई उन्होंने उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड कर दिया, और वो जो इनवॉइस प्राइस आया वही ब्रांच वालों को बताया गया। समझे मेरी बात कि नहीं। तो यहां पर अब अगर एट कॉस्ट था तब तो ये बेहद आसान था, ये काम हमने सीख लिया। लेकिन अगर ये एट इनवॉइस प्राइस होता तो क्या होता, आइए वो बात करें। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर ब्रांच अकाउंट, ये दूसरा पॉइंट है कि हमने गुड्स भेजी, गुड्स सेंट, ठीक है ना, जो गुड्स भेजी वो भेजी एट इनवॉइस प्राइस। मान लीजिए 11 रुपए, 11 रुपए का इनवॉइस प्राइस था, वो हमने यहां पर दिखा दिया। हमें मालूम है कि इसमें 1 रुपए का प्रॉफिट है। 10 रुपए की कॉस्ट में हमने 10 रुपए की कॉस्ट में हमने 1 रुपए का प्रॉफिट ऐड करके 11 रुपए के इनवॉइस प्राइस पर गुड्स को भेजा। और वो जो चालान होता है, हम अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे जगह पर, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच है, वहां पर भी हमें एक चालान बनाना पड़ता है, ठीक है नहीं, वो सेल नहीं होती, वो कहते हैं जी इन हाउस ट्रांसफर है, एक तरह से वो बेचा नहीं गया ताकि उस पर जीएसटी ना लगे, ठीक है ना, क्योंकि वो सेल तो हुई नहीं। तो अब कहानी ये आती है कि अगर हमने अकाउंट्स में ये कहा कि हमने सबसे पहले उसे इनवॉइस प्राइस पर दिखा दिया है, तो अब वहां पर जब सेल हुई, वो जो सेल का पैसा मिल गया है, कैश है, उधार है, वोटेवर, 12 रुपए, इसके हिसाब से अगर आज मैं कैलकुलेशन करूं तो मेरा जो वो नेट प्रॉफिट यहां से निकल के आता है वो 1 रुपए निकल के आता है। लेकिन जरा बताइए, क्या ये प्रॉफिट हमने सही तरीके से निकाला? माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर हमारा प्रॉफिट 1 रुपया सही नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये 11 रुपए में ऑलरेडी 1 रुपए का प्रॉफिट लोडेड था, लोड किया हुआ था। इसीलिए क्या किया जाता है, कभी भी जब गुड्स इनवॉइस प्राइस पर भेजी जाए तो जर्नल एंट्री हमारी बन गई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अब ये जो जर्नल एंट्री हमने कर दी, गुड्स को भेजने की जर्नल एंट्री हमने कर दी, ये 11 रुपए से कर दी, लेकिन इसमें तो 1 रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर वो पैसा 1 रुपए का प्रॉफिट हमने पहले से इंक्लूड कर दिया है, तो माय डियर फ्रेंड्स, कहानी यहां पर यह आती है कि अगर मैंने इसे 11 रुपए पर दिखाया तो मेरा सही प्रॉफिट डिस्क्लोज नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा जो हमने इनवॉइस प्राइस पर की थी। इनवॉइस प्राइस पर जो हमने काम किया, अब उसमें से प्रॉफिट जो लोडेड है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक लोडिंग की एंट्री पास करनी पड़ेगी जो प्रॉफिट के अमाउंट से होगी, यानी जो ये जर्नल एंट्री की इसको रिवर्स कर दो। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? टू ब्रांच अकाउंट। और हमने क्या कर दिया, इसमें से 1 रुपए की जो लोडिंग का अमाउंट था, 1 रुपए की लोडिंग का अमाउंट, वो हमने यहां से हटा दिया। 1 रुपए की जो लोडिंग का अमाउंट था वो हमने यहां से हटा दिया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? हमने उस 1 रुपए की लोडिंग के अमाउंट को यहां से हटा दिया, इसका मतलब हमने ब्रांच अकाउंट को यहां क्रेडिट कर दिया। तो पहली एंट्री में जब गुड्स भेजी हमने, ये गुड्स सेंट की एंट्री थी, इनवॉइस प्राइस पर की गई एंट्री थी। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच को डेबिट किया, ब्रांच के डेबिट में जाके 11 रुपए लिखा, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अब इसकी लोडिंग की एंट्री पहले पास करनी पड़ेगी, ये सेल की एंट्री बाद की बात है, पहले इसकी लोडिंग की एंट्री पास होगी। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा लोडिंग 1 रुपया। अब देखिए ध्यान से क्या हुआ, 1 रुपए से जैसे ही हमने ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किया, वो अब कॉस्ट पर आ गया, यानी इसके डेबिट में से 1 रुपया माइनस कर दीजिए, रिवर्स कर दी हमने एंट्री, तो अब बचा 10 रुपए। तो अब 10 रुपए की कॉस्ट नजर आ रही है, और अगर अब सेल की एंट्री यहां पर आती है तो हमारा नेट प्रॉफिट बिल्कुल करेक्ट नजर आता है। ये 2 रुपए का जो प्रॉफिट हमें यहां पर नजर आ रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट प्रॉफिट होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बातचीत करेंगे ब्रांच अकाउंट की, माय डियर फ्रेंड्स, कहानी यहां पर ही हो गई कि जब भी इनवॉइस प्राइस पर होगा तो उसकी लोडिंग की एंट्री हमें पास करनी होगी। तो हमने जो यहां सीखा वो क्या था, गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है जी, प्लस इट्स लोडिंग। लोडिंग की एंट्री हमने यहां पर पास कर ली। अब जब आप यहां पर इसे देखोगे कि हमने गुड्स को भेजा और गुड्स को भेजने की लोडिंग की एंट्री पास कर ली,
तो माय डियर फ्रेंड्स, अब ध्यान से एक और बात सोचने की जरूरत है। एक बात और हमें सोचने की यहां पर आवश्यकता है। अगर यही गुड्स रिटर्न हो जाती हैं, यानी ब्रांच ही हमें गुड्स रिटर्न कर दे, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? यानी इस कहानी में गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। अब ये जो रिटर्न हुआ ये भी एट इनवॉइस प्राइस होगा, प्लस उसकी भी लोडिंग की एंट्री पास करके उसके प्रॉफिट एलिमेंट को हटाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि जो ब्रांच अकाउंट है वो एक नॉमिनल अकाउंट का भी रोल प्ले करता है, तो उसमें हमने एक तरफ इनकम और एक तरफ खर्चे दिखाने हैं, तो तभी सही प्रॉफिट निकल पाएगा। इसीलिए इनवॉइस प्राइस पर अगर कोई भी काम किया तो उसकी लोडिंग की एंट्री पास करनी ही होगी। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो अगर ब्रांच में हमने सामान भेजा तब क्या एंट्री थी, आइए पहले उसकी एंट्री देख लें। अभी जो हमने जस्ट किया, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ये है गुड्स भेजी हुई, वो गुड्स बढ़ गई और ये इनवॉइस प्राइस पर एंट्री है 11 रुपए, जो भी हम थोड़ी देर पहले एंट्री करके बैठे हैं। उसी का रिवर्स हमने कर दिया, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, लोडिंग की एंट्री पास हो गई, 1 रुपए से एंट्री पास हो गई। तो ये थी गुड्स भेजने की और ये उसकी लोडिंग की। अब ध्यान से सुनना है आपने, ये भेजने की बात थी। तो जब रिटर्न की बात आती है, गुड्स को रिटर्न करने की, तब क्या होता है? जब मैंने गुड्स भेजी थी तो उस समय मैंने ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट किया था। बोलिए यस और नो, क्या ऐसी बात ठीक है कि नहीं? तो जब रिटर्न होगी तो क्या करेंगे? उसके लिए एंट्री होगी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, यानी उसकी रिवर्स एंट्री। तो ये क्या है? गुड्स रिटर्न्ड की एंट्री। अब ध्यान से समझ लीजिए, ये गुड्स रिटर्न्ड की एंट्री है, ये गुड्स रिटर्न्ड की एंट्री है। तो जब मैंने कहा कि मैंने इसमें से मान लो आधी गुड्स 5.5 रुपए की रिटर्न कर दी, तो 50 पैसे का प्रॉफिट तो इसमें भी इंक्लूडेड था, क्योंकि जो रिटर्न किया गया है ये भी इनवॉइस प्राइस पर ही है। तो इसका मतलब इसमें भी 50 पैसे का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ये 50 पैसे से लोडेड है। इसका मतलब इसकी फिर से रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी, यानी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, और यहां पर क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? ये भी लोडिंग की एंट्री पास होगी। इसमें 50 पैसे वाला जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो प्रॉफिट यहां से अब एलिमिनेट हो जाएगा। सो गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ये लोडिंग की एंट्री आ गई। अब कहानी हमारे सामने क्या है कि अगर आपने इस तरीके से एंट्री पास करनी है तो हमारे पास पहली इनवॉइस प्राइस पर गुड्स को रिटर्न करने की एंट्री, ठीक है जी। फिर दूसरी, जो प्रॉफिट का अमाउंट लोडेड है उस लोडिंग की एंट्री, उस लोडिंग की एंट्री के लिए आप क्या करेंगे? उस लोडिंग की एंट्री के लिए आइए देखें, लोडिंग ऑफ गुड्स रिटर्न्ड, ये है लोडिंग ऑफ गुड्स रिटर्न। तो गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस, इसकी जर्नल एंट्री क्या थी? तो जब ब्रांच ने गुड्स वापस ही कर दी तो अब तो हमने ब्रांच से कुछ नहीं लेना। जब लेना था तो हमने ब्रांच को डेबिट किया था, ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंट, जब गुड्स भेजी थी, लेकिन वो तो वापस आ गया, अब तो वो लेना नहीं बनता क्योंकि वो सामान ही वापस आ गया। इसीलिए ब्रांच अकाउंट को यहां पर क्रेडिट कर दिया जाएगा 5.5 रुपए से, और गुड्स जो हमने भेजी थी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, हमने जो पहले क्रेडिट किया था अब डेबिट कर देंगे। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट 5.5 रुपीज। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या आ गया? टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? अब उसमें भी 50 पैसे की लोडिंग इसमें इंक्लूडेड है, तो क्या किया जाए? अगर उसमें 50 पैसे की लोडिंग इंक्लूडेड है तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट।
ये 50 पैसे से एंट्री आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई सभी को? ये एंट्री 50 पैसे से आ जाएगी। अब इसी तरह से जब मैंने बात की इससे पहले आपसे कि गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस एंड इट्स लोडिंग, ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा क्या हो गया कि वही गुड्स आ गई रिटर्न, तो अब भैया उस रिटर्न की लोडिंग साथ में, रिटर्न की एंट्री आईपी पे और साथ में उसकी लोडिंग। और अब मैं ये कहता हूं कि जो स्टॉक बच गया वो भी तो इनवॉइस प्राइस पर ही था, या जो ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है वो भी तो इनवॉइस प्राइस पर ही है, उसमें भी क्या किया हुआ है, उसमें भी लोडिंग का अमाउंट है। तो अब यहां पर स्टॉक एंड स्टॉक रिजर्व, ये जो स्टॉक रिजर्व है ये भी लोडिंग ही है। स्टॉक रिजर्व बेसिकली ये प्रॉफिट लोडेड को ही शो कर रहा है, ये लोडिंग के अमाउंट को ही शो कर रहा है। तो ये तीसरा हमारे सामने केस आ गया। ठीक है, तो स्टॉक एंड स्टॉक रिजर्व की जब यहां पर बात हो रही है, स्टॉक एंड स्टॉक रिजर्व की, तो मेरे पास तो दोनों स्टॉक्स है, ओपनिंग स्टॉक भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी है, राइट। तो अब मैंने अगर आपसे कहा कि ब्रांच अकाउंट की ओपनिंग की बात करूं मैं, तो ओपनिंग स्टॉक भी था। अगर वो ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर था, मान लीजिए 20 रुपए, जिसमें 2 रुपए की लोडिंग है, तो मैं यहां पर बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व लिख दूंगा। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व यानी इस 20 रुपए में 2 रुपए की लोडिंग का अमाउंट इस स्टॉक रिजर्व का मैंने अलग कर दिया, इसे स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। ये ओपनिंग स्टॉक की कहानी थी। ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर था, उसमें लोडिंग का अमाउंट मैंने अलग कर दिया ताकि मेरा कॉस्ट पर नजर आए। ठीक है, अब कई लोग यही पूछेंगे जब करना ही है, रिवर्स ही करना है, तो फिर लोडिंग ऐड ही क्यों कर रहे हैं? तो मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग करते समय हम सबसे पहले उन्हीं चीजों को देखते हैं जैसी उनकी पॉलिसी उनके बिजनेस में है। बिजनेस की पॉलिसी ये है कि वो अपनी ब्रांच में जो भी सामान भेजेंगे उसका कॉस्ट प्राइस नहीं बताएंगे, वो उसको इनवॉइस प्राइस पे करके भेजेंगे। तो जब वो इनवॉइस प्राइस पे करके भेज रहे हैं तो हम उसी इनवॉइस प्राइस को रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर हैं। हमने उसी इनवॉइस प्राइस को यहां पर रिकॉर्ड कर भी दिया, लेकिन हमें यह तो मालूम है ना कि ये नॉमिनल अकाउंट है, इसमें प्रॉफिट पहले से ऐड नहीं कर सकते, उसे एलिमिनेट करना है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो तो किसका काम कर रहे हैं, ब्रांच अकाउंट का, उसमें से प्रॉफिट या लॉस का पता लगा रहे हैं। तो पहले से जो प्रॉफिट एडेड है उसको हमें वहां से एलिमिनेट करना ही होगा। लाइकवाइज अगर मैं यहां बात करूं बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए 10 रुपए का है और उसमें 1 रुपए का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो उसको भी हटाना होगा, उसको भी ऑपोजिट में ले जाकर क्या लिखेंगे, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट। यानी इसमें जो प्रॉफिट का एलिमेंट था हम उसे यहां से हटा देंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हमने यहां से हटा दिया। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? तो यहां से हमने रिवर्स करके ये काम भी कर दिया। तो देखा जाए तो हमने जहां जहां पर हमें यह लगा कि उन गुड्स के अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट इंक्लूडेड है, उसको हमने रिवर्स करके ऑपोजिट एंट्री पास करके, ऑपोजिट तो नहीं बोलेंगे, कह भी सकते हैं, बट रिवर्स एंट्री पास करके हमने उसके प्रॉफिट के एलिमेंट को वहां से हटा दिया। ठीक है, ताकि हम सही प्रॉफिट बिल्कुल आसानी से वहां पर निकाल सके। ठीक है ना? तो ये कहानी भी हमारी यहां पर समाप्त होती है। अब मैं चलता हूं उस क्वेश्चन पर जहां पर लिखा था कि देखो जी देखो, कॉस्ट प्लस 20% से इनवॉइस प्राइस बनाया गया है। कॉस्ट प्लस 20% का मतलब क्या हो गया कि 20% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट में प्लस कर दिया 20% ऑफ कॉस्ट, और ये क्या है, ये है प्रॉफिट। ये क्या है, यही है प्रॉफिट। तो कॉस्ट में हमने जब ये प्रॉफिट ऐड कर दिया तो कॉस्ट पर ही 20% कैलकुलेट कर दिया। क्वेश्चन में तो यही लिखा है, राइट। तो हम उसी के अकॉर्डिंगली मान लीजिए 100 रुपए की कॉस्ट है,
तो 20% इसी कॉस्ट का यानी 100 रुपए का, ये 20 रुपए हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसे 100 रुपए में 20 रुपए ऐड कर दीजिए, 120 रुपए हमारे पास ये जो आया है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होके। माय डियर फ्रेंड्स, इसे हम कहेंगे इनवॉइस प्राइस। यही इनवॉइस प्राइस है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस 120 रुपए में 20 रुपए का प्रॉफिट लोडेड है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? लेकिन अब जैसे 100 रुपए की कॉस्ट दी हुई थी और ये जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है ये भी कॉस्ट पर था, तो बेहद आसान था, इसी 100 रुपए पर हमने 20% कैलकुलेट कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, फिर क्या करेंगे? यानी कॉस्ट आपको गिवन ना होती तो क्या करते हैं, मैं इसका शॉर्टकट आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है ना? तो हम ये जानते हैं कि अगर इनवॉइस प्राइस बना तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से बनेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से बनेगा। ठीक है जी? और ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कैसे गिवन हो सकता है? ये प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन होगा या रेशो फ्रैक्शन में गिवन होगा। तो प्रॉफिट ऑन या तो कॉस्ट के अमाउंट पर कैलकुलेट होगा, या तो ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैलकुलेट होगा, और या फिर ये प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट होगा। इनवॉइस प्राइस कैसे बना है? इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है ना? अब ये क्या है? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट या प्रॉफिट ऑन आईपी। ये ऑन का मतलब क्या है जी? ऑन का मतलब है ऊपर। जैसे एप्पल इज ऑन द टेबल, एप्पल ऑन द टेबल यानी एप्पल टेबल के ऊपर है। यानी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर है। प्रॉफिट ऑन आईपी का मतलब क्या हुआ? ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस था, ये प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस हो गया। क्या ये बात समझ में आई? तो इस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मीनिंग ये हो गया, इस प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस का मीनिंग ये हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? तो जब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस या प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनवॉइस प्राइस के बेसिस पर मैं ये प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट कर सकता हूं, तो बड़ा ही आसान है। लेकिन इसके लिए मुझे कॉस्ट प्राइस की जरूरत है, इसके लिए मुझे इनवॉइस प्राइस की जरूरत है। ठीक है ना? अब अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 कि कॉस्ट है 100 रुपए और प्रॉफिट भी ऑन कॉस्ट दिया हुआ है 10%। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है निकालना। क्या करेंगे अगर इसमें इनवॉइस प्राइस फाइंड आउट करना हो? तो सबसे पहले क्या करेंगे जी? प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेंगे। आंसर इसका देखते हैं कैसे होगा। हमने देखा जी प्रॉफिट कितना है? 10% ऑन कॉस्ट, यानी इस कॉस्ट का 10%। कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 100 रुपए, 10% भी गिवन है, 10 रुपए निकाल लिया। प्रॉफिट भी आ गया, इसी प्रॉफिट को कॉस्ट में ऐड कर दीजिए, 100 रुपए में प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, इनवॉइस प्राइस आपका आंसर आ गया। 100 प्लस 10 इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। बेहद सिंपल है। अब ऐसा करना आसान इसलिए था क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें कॉस्ट भी गिवन थी। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर वो कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन ना होती तो क्या करते आप? क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं। इस क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस गिवन है, इस क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस गिवन है। ठीक है जी? मान लीजिए 450 रुपए, बट प्रॉफिट जो गिवन है वो आईपी पर गिवन नहीं है। अगर आईपी पर इनवॉइस प्राइस पर होता तो हम सीधा कैलकुलेट कर लेते, बट वो इस पर नहीं है। यहां लिखा है प्रॉफिट इज
प्रॉफिट इज, मान लीजिए 10% ऑन कॉस्ट, ये 440 मान लो, 440 रुपए, ये क्या है प्रॉफिट, 10% ऑन कॉस्ट। अगर ये प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट है, समझिए बात को, तो मेरे पास क्या यहां कॉस्ट दी हुई है? द आंसर इज नो। और अगर अब पूछा जाए बताओ जी प्रॉफिट का अमाउंट कितना होना चाहिए और कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, तो फिर ये सवाल आ जाएगा। अब यहां पर आपके पास तो गिवन है इनवॉइस प्राइस, परसेंटेज कॉस्ट पे गिवन है, कॉस्ट तो गिवन है नहीं, तो इसका शॉर्टकट क्या होगा? आइए अब मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। हम ये जानते हैं कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ये दिया हुआ है, ठीक है जी। 10% का मतलब क्या होता है? 10% यानी 10/100 यानी 1/10। तो अगर एक प्रॉफिट है तो 10 रुपए क्या हो गया? कॉस्ट हो गया, ये लिखा है। अगर मैं कहूं कि मैं इसी को कन्वर्ट कर देता हूं, अगर ये तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है ना, मैं इस रेशो को ही कन्वर्ट कर देता हूं। मैं अगर इस रेशो को कन्वर्ट कर दूं प्रॉफिट ऑन आईपी, तो मेरे लिए बेहद आसान हो जाएगा। क्यों बेहद आसान हो जाएगा? क्योंकि इनवॉइस प्राइस 440 रुपए मुझे पहले से दिया हुआ है, तो क्यों ना मैं रेशो को ही बदल दूं। मैं अब प्रॉफिट ऑन आईपी पे कन्वर्ट करूंगा। अच्छा, कॉस्ट में क्या ऐड करूं कि वो आईपी बन जाए? कॉस्ट में अगर मैंने प्रॉफिट को ऐड कर दिया तो वो आईपी बन जाएगी। बोलिए यस और नो। अगर मैं कहना चाहता हूं कि मैं इसे ऑन आईपी लिखना चाहता हूं, प्रॉफिट ऑन आईपी, तो डिवाइड बाय आईपी होना चाहिए। क्या ये बात करेक्ट है कि नहीं? और डिवाइड बाय आईपी का मतलब क्या है? अगर इसी कॉस्ट में प्रॉफिट में ऐड कर दूं तो ये बन गया। अब इस रेशो में 1/10, 1 है प्रॉफिट, 10 है कॉस्ट, तो 1 रुपए का प्रॉफिट है, कॉस्ट 10 रुपए की। अगर इसमें 1 रुपए का प्रॉफिट जो ऊपर दिया हुआ ऐड कर दूं, तो क्या ये प्रॉफिट ऑन आईपी की रेशो बन गई कि नहीं बन गई? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आईपी, प्रॉफिट ऑन आईपी निकल आया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। और इस बार मुझे आईपी गिवन है, तो मेरे लिए तो कितना आसान हो गया। इसी इनवॉइस प्राइस का अगर मैं 1/11 निकाल दूं, क्योंकि प्रॉफिट ऑन आईपी है, आईपी की रेशो निकल आई है, तो आईपी 440 मल्टीप्लाइड बाय 1/11, यानी मेरे सामने बड़ा ही सिंपल तरीके से आंसर निकल आया। 40 रुपए की फिगर मेरे पास आ गई। अगर मुझे प्रॉफिट ऑन आईपी निकालना है तो प्रॉफिट मेरा कितना है? इसमें प्रॉफिट की फिगर 40 रुपए की आ गई। और अगर प्रॉफिट 40 रुपए है, इनवॉइस प्राइस 440, तो 440 में से 40 को माइनस करिए, बन गया आपका व्हाट? यहां बन गया आपका कॉस्ट प्राइस, यानी 400 रुपए। अब और चीज आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए यही आईपी 550 होता और प्रॉफिट ऑन आईपी गिवन होता 10% या 1/10 ऑफ आईपी। प्रॉफिट ऑन आईपी का मतलब क्या हो गया? 1/10। अब मुझे आईपी भी पहले ही गिवन है, तो क्या ये निकालना बेहद आसान हो गया कि नहीं हो गया? क्या ये आंसर निकालना बेहद आसान हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल आसान हो गया। कैसे आंसर आसान हो गया जी? क्योंकि प्रॉफिट साफ लिखा है, आईपी का ही 1/10 है, आईपी 550 है और ये 1/10, यानी कितना आ गया? 55 रुपीज आ गया। क्यों? क्योंकि आईपी भी गिवन था और प्रॉफिट भी आईपी पर गिवन था। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं बदल देता हूं, सेम क्वेश्चन को बदल देता हूं। अगर आईपी 550 था और क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट की जो रेशो है वो ऑन कॉस्ट है, इस बार आईपी पे नहीं है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है 1/10। अब क्या करोगे आप? अब कहोगे जी 1/10 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, तो फिर वही आसान तरीका, एक क्विक तरीका कैलकुलेट करने का,
प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट, यही गिवन है 1/10 प्रॉफिट ओवर कॉस्ट। मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूं प्रॉफिट इनटू आईपी पे। ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट और आईपी तो है ही, आईपी में से अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर दूं तो क्या ये प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट बन जाएगा कि नहीं, ध्यान से देखिए। और कॉस्ट से अगर मैं इसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहूं, आईपी बनाना चाहूं, तो मेरे लिए कितना आसान है, मेरे पास यहां प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट गिवन है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, प्रॉफिट में कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दिया, ये हो गया 1/11 1/11। अब ये प्रॉफिट ऑन आईपी आ गया, इसी का सीधा निकाल दीजिए, इसी का 1/11 निकाल दीजिए। तो प्रॉफिट अगर आप इस केस में निकालना चाहेंगे, यहां पर आंसर लिखना चाहेंगे, तो क्या आ जाएगा, आइए देखें। इनवॉइस प्राइस गिवन था और 1/11, ये आपका आंसर आ गया। 550 मल्टीप्लाइड बाय 1/11 यानी आंसर आ गया आपका 50 रुपए का प्रॉफिट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको सिखाई है वो है कन्वर्जन, कि पी बाय प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन था, मैंने उसे प्रॉफिट पर आईपी पे कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, उसी कॉस्ट में जो प्रॉफिट गिवन था, उसी कॉस्ट में, उसकी कॉस्ट गिवन थी ना, उसी में प्रॉफिट ऐड कर दिया। 1 रुपए का ये प्रॉफिट था, 10 रुपए की कॉस्ट में 1 रुपए का प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो अपने आप वो इनवॉइस प्राइस पर कैलकुलेट हो गया। तो ये वो शॉर्ट चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। अब इस क्वेश्चन को जब हम शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर मैंने ये सारी डिटेल क्यों बताई। क्वेश्चन में साफ लिख दिया गया है कि वाइड स्प्रेड इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%. The branch sells goods for cash as well as on credit. Branch meets its expenses out of cash collected from its debtors and cash sales and remits the balance of cash to head office after withholding rupees 10,000 necessary for meeting immediate requirements of cash. यानी कैश जो इमीडिएटली चाहिए होता है उसके लिए 10,000 रुपया रख के बाकी जितना पैसा आया उन्होंने सब एक ही काम करना है, उसे भेज देना है। कहाँ भेज देना है, उसको भेज देना है अपने, उसको भेज देते हैं कहां पर, हेड ऑफिस में। और वो कह रहा है 31 मार्च 2011 के दिन कैश ये थाउजेंड्स में है, ट्रेड डेटर्स स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, यानी इसमें ऑलरेडी ये क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। अब मुझे रेशियो दी हुई है कॉस्ट प्लस 20% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट प्लस 20% का मतलब क्या होता है कि वो ऑन कॉस्ट ही है, लेकिन फिगर मेरे पास दी हुई है किसकी, इनवॉइस प्राइस की, तो इसकी लोडिंग का कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये भी ओपनिंग है। तो क्योंकि हमने अभी जस्ट ये कैलकुलेशन सीखी है, मैं क्यों ना आपको सबसे पहले यही करके दिखाऊं। 1080 ही मैं लेके चल रहा हूं, क्योंकि ऊपर जब हम अकाउंट बनाएंगे तो थाउजेंड्स में 30 ऊपर टॉप पे डाल देंगे और बाकी सारे यही नंबर्स यूज करेंगे। अब 1080 है, 1080 है इनवॉइस प्राइस। हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है और कॉस्ट पर दिया हुआ है प्रॉफिट, क्योंकि इनवॉइस प्राइस कैसे बनता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है 20%, यानी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अगर 20% है तो ये 1/5 हो गया। करेक्ट और नॉट, ये वर्किंग नोट हो गया आपके लिए। ये हो गया जी ओपनिंग स्टॉक का सारा काम। ओपनिंग स्टॉक के 1080 रुपए में कितना प्रॉफिट का एलिमेंट एडेड है, ये है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट तो गिवन नहीं है, मेरे पास आईपी है, तो मैं अब इसे प्रॉफिट ऑन आईपी पर कन्वर्ट कर लेता हूं। मैंने इसे प्रॉफिट ऑन आईपी पर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, प्रॉफिट में प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। व्हाट इज दिस, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट। कॉस्ट में अगर प्रॉफिट ऐड करूं तो आईपी बन जाएगा। 1 रुपए का प्रॉफिट है, 5 रुपए की कॉस्ट है, अगर इसमें प्रॉफिट ऐड कर दूं ये 1 रुपए का, तो प्रॉफिट ऑन आईपी की रेशो क्या बन गई, 1/6।
इसका मतलब ये हुआ कि इस 1/6 को ही मैं क्या बोल रहा हूं, प्रॉफिट ऑन आईपी। इसी आईपी का 1/6 जो है वही प्रॉफिट है। यानी अगर कोई मुझसे पूछे कि प्रॉफिट यानी यहां पर स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व का कितना अमाउंट इंक्लूडेड है, तो वो मेरे लिए कितना आसान हो गया। मैं इसी इनवॉइस प्राइस का 1/6 निकाल दूंगा और मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। कितना सिंपल हो गया। इनवॉइस प्राइस 1080, 1/6 निकाला, ये आपके सामने प्रॉफिट का अमाउंट आ गया। ठीक है जी। यानी 180 का इसमें प्रॉफिट इंक्लूड था। स्टॉक रिजर्व कितने रुपए का इंक्लूड था जी इसमें? 1080 का प्रॉफिट इंक्लूड था, स्टॉक इंक्लूड था। यही स्टॉक रिजर्व है, यही इस आईपी में इंक्लूडेड है, इसी से रिवर्स एंट्री पास होगी। तो पहले मैं इसी को दिखाता हूं। तो ओपनिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 1080 है, वो मैंने अब कहां लिखना है, ब्रांच अकाउंट के डेबिट में। तो ब्रांच अकाउंट बनाए इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वहां पर लिख दिया ओपनिंग स्टॉक 1080। अब क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पर है, इसके ब्रैकेट में इनवॉइस प्राइस लिखना बेहद जरूरी है। और इसकी स्टॉक रिजर्व की एंट्री भी ओपनिंग के समय ही पास करनी पड़ेगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टॉक के साथ स्टॉक रिजर्व भी आएगा, वो कितना है 1/6, 180। और सारी की सारी फिगर्स थाउजेंड्स में है, तो जो भी फिगर हम लिखते जा रहे हैं उसमें ऑटोमेटिकली 3 जीरो ऐड हो जाएंगी। इसीलिए हमने टॉप पर लिख दिया अमाउंट में कि ऑल फिगर्स आर इन थाउजेंड्स। तो ये जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया वो सारा पॉइंट आपको यहां पर समझ आ गया, राइट। अब ध्यान से समझिए इस बात को कि जो गुड्स भेजी जाएंगी वो भी इनवॉइस प्राइस पर होंगी, क्योंकि क्वेश्चन में इस बात पर क्लियर कट इंफॉर्मेशन दे दी है कि जो भी गुड्स भेजी गई वो इनवॉइस प्राइस पर भेजी गई। तो मैं सिर्फ इसी रेशो की प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको एक बार सीधा उसी पर ले चलता हूं कि कितने का सामान भेजा, ठीक है ना, ताकि हमारी ये प्रैक्टिस हो जाए। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, जो भी 1 है या 2 बीच में क्रॉस लगाया हुआ है, द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड बाय द हेड ऑफिस इट वाज 1,32,00,000। 1,32,00,000, ध्यान से समझिएगा, पूरा पूरा उसने अमाउंट बता दिया आपको, 1,32,00,000। लेकिन सारी फिगर्स तो किस में है, सारी फिगर्स थाउजेंड्स में है। तो मैं ये तीनों जीरो हटा दूंगा क्योंकि मैंने सारी फिगर्स ऊपर लिख दिया 000। तो मेरे लिए जो अमाउंट हुआ वो बना 13,200 का, 3 जीरो तो है ही एडिट। अब क्योंकि ये 13,200 गुड्स सेंट हैं, ये इनवॉइस प्राइस है, 3 जीरो मैंने हटा दिया, ठीक है ना। अब 13,200 भी इनवॉइस प्राइस है, इसमें भी तो 1/6 ही इंक्लूडेड होगा, क्योंकि एक बार हमने वो रेशो निकाल दी प्रॉफिट ऑन आईपी, तो अब वो बार बार वही काम आएगी 1/6। यानी इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए तो 13,200 का जो गुड्स सेंट है वो इनवॉइस प्राइस पर है, 13,200 पर है। उसी का अगर मैं अब 1/6 निकालना चाहूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ये जो प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास 13,200 का 1/6, ठीक है ना, 2,200 का अमाउंट आ गया, 2,200 का अमाउंट आ गया ये। यानी जो गुड्स हम भेजेंगे वो लिखेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 13,200। अब ये भी इनवॉइस प्राइस पर है, तो इसकी ऑपोजिट एंट्री होनी चाहिए कितने से, बोलिए जल्दी जल्दी। इसकी ऑपोजिट एंट्री किससे होनी चाहिए, स्टॉक रिजर्व से। इतने का ही, सॉरी स्टॉक रिजर्व नहीं, लोडिंग से, इतने रुपए की लोडिंग होनी चाहिए। तो अब देखिए जरा ध्यान से यहां पर कि कितना पैसा इसमें इंक्लूडेड था, 1 बाय, बोलिए जल्दी जल्दी, 1/6।
और इसी 2200 रुपए को अब मैं आपको यहां दिखाने वाला हूं, ये कहां गिवन है। अब इन्होंने क्या किया है वो भी आपको बता देता हूं। इन्होंने ना उसकी नेट एंट्री पास कर दी है, ठीक है, क्योंकि गुड्स रिटर्न भी थी, इन्होंने उसको माइनस करके एंट्री पास कर दी, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब उसने क्वेश्चन में क्या किया, अभी मैं आपको इसी पॉइंट पर लेके आता हूं। उसने कहा आउट ऑफ द गुड्स रिसीव्ड, उसमें से वापस इनवॉइस प्राइस कितना कर दिया, 72,000, यानी 72,000 में 3 जीरो तो काट दीजिए, अब 72 बचा। ये गुड्स रिटर्न है तो रिवर्स एंट्री पास कर ली, 72 आ गया। अब 13,200 माइनस 72 कर देने के बाद ये बच गया जी 13,128 का नेट इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट, तो इन्होंने क्या किया, दो बार लोडिंग निकालने की बजाय सीधा इसी का 1/6 कर दिया। ये सेंट है, सेंट में से रिटर्न माइनस कर दीजिए, और ये जो आंसर आपके सामने आया है ये क्या है, ये आएगा 2188, ठीक है ना। तो अगर मैं उसी 72 को डिवाइड कर दूं 6 से तो 12 आएगा। भाई जो रिटर्न हुई है उनकी भी अलग से लोडिंग निकाल दूं, यहां पर 72 का 1/6 ये सेंट की है लोडिंग, ये गुड्स रिटर्न है। हाँ जी, मैं आपको वही प्रूव करके दिखा रहा हूं जो मैंने वहां पर नेट किया। यहां पर अगर मैं दो अलग अलग काम करता तब क्या आता हमारे पास, तो यह है गुड्स रिटर्न, उसका इनवॉइस प्राइस वो है 72 रुपीज़। तो इसमें प्रॉफिट यानी इसमें कितना इंक्लूडेड है, 72 का 1/6 जो कि 12 रुपये आता, तो ये भी लोडिंग है। तो अल्टीमेटली नेट नेट क्या करना पड़ता, 2200 माइनस 12 करना पड़ता, तो जो नेट लोडिंग निकल के आती वो 2188 की होती, और वही हमने काम किया। दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक है, या तो आप दोनों के इनवॉइस प्राइस का नेट निकाल लीजिए जैसे कि हमने यहाँ पर किया, और उसका 1/6 निकाल के लोडिंग की एंट्री पास कर दीजिए, तो भी ये सेम अमाउंट आएगा। और अगर आप उन दोनों की अलग अलग लोडिंग निकालते हो 2200 और ये 12, और फिर उसका नेट करते हो, तो भी यही कहानी आने वाली है, ठीक है। सो ये चीज़ मैंने आपको पहले इसलिए सिखा दी ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हमें किस तरीके से ओपोजिट एंट्री पास करके उसको स्टॉक रिजर्व करना है, उसका रिवर्स एंट्री पास करनी है, ठीक है ना। और स्टॉक रिजर्व के साथ साथ जो उसकी लोडिंग का अमाउंट है वो भी निकालना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को ब्रांच अकाउंट को लिखना शुरू करते हैं, किस तरह से ब्रांच अकाउंट बनाया जाएगा। तो सबसे पहली बात ओपनिंग अमाउंट है, ये कैश, ट्रेड डेटर, स्टॉक और फर्नीचर, ये सब सेम अमाउंट आएगा, लेकिन इसके साथ लोडिंग आएगी। तो 10,384 ये लीजिए, ये आ गया 10, ये आ गया 384, ये आईपी आ गई और ये उसकी लोडिंग आ गई। इतना काम ठीक है। फिर उसके बाद हमारे सामने फिर नज़र आई बात फर्नीचर एंड फिटिंग्स की 500 रुपये की। मैं उस 500 रुपये को भी यहाँ दिखा देता हूँ, ये लीजिए, ये 500 रुपये भी यहाँ पर दिखा दिए। फिर क्वेश्चन में लिखा था कि हमने गुड्स भेजी हैं, तो ये लीजिए भैया 1,32,00,000, उसमें से 3 जीरो हटाए, 13,200 की गुड्स भेजी हैं, और उसमें से 72 की रिटर्न हो गई, तो 13,200 ही आ गया, वो लिख दिया हमने गुड्स भेजने की एंट्री, सब सिखाया आपको पिछले सेशंस में, ठीक है। और इसमें से 72 की रिटर्न हो गई, और इन दोनों के नेट की ये लोडिंग भी आ गई। इसका मतलब फिलहाल जितना भी हमने क्वेश्चन किया वो सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अदर ट्रांजैक्शंस एट द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। कैश पर माल बेचा और क्रेडिट पर माल बेचा, उधार पर जो सामान बेचा है, और डेटर भी हमें ओपनिंग नजर आ रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इस बार तो भाई जरा एक काम करो, आप इस बार एक पहले डेटर अकाउंट बना लो, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट, उसके बाद कोई बात होगी। तो हमने कहा ठीक है भाई, ट्रेड डेटर बना लेते हैं। ट्रेड डेटर 384 और 3140 की हमने और क्रेडिट सेल की, ठीक है। तो हमने 384 हो गया और 3140 की
और क्रेडिट सेल कर दी, तो ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट हो गया और स्टॉक हमारा चला गया। ठीक है ना, मेमोरेंडम अकाउंट बन रहा है। अब इसमें हुआ क्या, हमने देखा कि इन क्रेडिट कस्टमर से कुछ कलेक्शन भी की, इनको कोई डिस्काउंट भी अलाउ किया, इन्होंने कुछ रिटर्न भी किया और बैड डेट्स भी हुए। तो ये तो सारी की सारी कहानी डेटर से जुड़ी हुई है। ये भी क्रेडिट होना है, ये भी क्रेडिट डेटर को करेंगे, चारों चीज़ें डेटर के क्रेडिट में करेंगे, इन सब से डेटर्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो कैश कलेक्शन, ये लीजिए बाय ब्रांच कैश, डिस्काउंट, रिटर्न्स और बैड डेट्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ दिखा दी। और क्लोजिंग बैलेंस 485 का हमारे पास नजर आ गया, जो कि क्लोजिंग में ब्रांच में नजर आएगा, वो रहा ट्रेड डेटर का अमाउंट। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ये बाय बैलेंस कैरेट डाउन में दिखाया जाएगा। ये काम यहाँ फिनिश हो गया। अब चलते हैं और आगे, एक बार बातचीत कर लेते हैं स्टॉक की। तो शुरू में हमारे पास 1080 का स्टॉक था, हमने फिर स्टॉक रिसीव भी किया, 13,200 का, 1080 के बाद 13,200 रिसीव किया, उसमें से हमने 72 माइनस भी किया था, उसको भी हटा दिया। अब ध्यान से सुनने वाली बात है कि इसी स्टॉक में से ही तो हमने सामान बेचा होगा। बोलिए यस और नो। 9,700 का जब सामान बेचा तो कैश आ गया, और 3,140 का जब बेचा तो डेटर बढ़ गए, तो हमारा स्टॉक रिड्यूस हो गया। तो एक तरफ कैश बढ़ा 9,700, जो कि ब्रांच कैश में जाना चाहिए। ब्रांच कैश की भी ओपनिंग 10 रुपये लिखने के बाद हमने ये सेल की एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक चला गया और इधर हमारे पास कैश आ गया। उसी तरीके से जब हमने डेटर को उधार पर सामान बेचा तो डेटर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कर दिया, यहां पर भी 3,140 का स्टॉक घट गया। ये सारा का सारा इनवॉइस प्राइस पर बन रहा है, ध्यान रखिएगा, ताकि हम जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक है वो भी इनवॉइस प्राइस पर निकाल पाए। केवल यही कारण है। और क्वेश्चन में यह भी लिखा था कि डेटर ने 102 रुपए का सामान वापस भी कर दिया, तो क्या इससे हमारा स्टॉक बढ़ेगा कि नहीं? तो स्टॉक बढ़ गया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर घट गए। तो इसकी एंट्री क्या थी? ब्रांच स्टॉक डेबिट टू ब्रांच डेटर, ये थी रिटर्न की एंट्री। और डेटर में हमने इसे क्रेडिट किया हुआ है, इससे हमें ये जो अमाउंट मिला 1470, ये इनवॉइस प्राइस का अमाउंट मिल गया क्लोजिंग। अब इसी 1470 रुपए के इनवॉइस प्राइस में इसका 1/6 स्टॉक रिजर्व इंक्लूडेड है, उसी को आपको हटाना है। वेरी वेरी सिंपल। वो कितना अमाउंट आ गया? 245। ये है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। तो एक तरफ जब मैं क्लोजिंग स्टॉक 1470 लिखूंगा, इनवॉइस प्राइस पर ये लिखूंगा स्टॉक, उसकी ऑपोजिट साइड में मैं स्टॉक रिजर्व भी लिखूंगा। 245 कहां गया? ये लीजिए टू बैलेंस शीट, स्टॉक रिजर्व 245 आ गया, राइट। तो मैंने यहां से पूरा स्टॉक अकाउंट भी बना लिया। अब मुझे कैश अकाउंट पूरा करना होगा, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने अपनी तरफ से पैसा पे किया। तो ब्रांच के पास अब तक आया क्या है? बिगिनिंग में 10 रुपए का कैश था, कैश सेल 9,700 की हुई और 842 का खर्चा पे किया, ठीक है। आइए लिख लेते हैं। 10 रुपए का ओपनिंग था, 9,700 ये आ गया, ब्रांच एक्सपेंसेस हमने इतने पे किए और कलेक्शन फ्रॉम डेटर 2,842 हुई। उतना अमाउंट भी कैश का बढ़ाना पड़ेगा, 2,842 ये भी हमने बढ़ा लिया टू ब्रांच डेटर, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में लिखा है कि जितना पैसा आपके पास कैश आया, और कोई खर्चा तो नहीं हुआ, चेक कर लो। इस पूरे क्वेश्चन में और कोई खर्चा तो नहीं हुआ, वो ये देखकर पता चलेगा। 1 जनवरी के दिन नया फर्नीचर 1 लाख का लिया था, जिसकी पेमेंट हेड ऑफिस ने चेक से कर दी। तो अगर 1 लाख का अमाउंट है तो मैं यहाँ जो फिगर्स लिखने वाला हूँ वो तो 3 0 काट के लिख रहा हूँ, तो 3 0 काट दीजिए। तो यानी 100 रुपये जो है 3 0 काट के लिखने का मतलब ये नहीं कि
मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। 30 है, ऑल अमाउंट्स इन थाउजेंड्स, वो मैंने टॉप पर लिखा हुआ है। तो बेसिकली 100 रुपए का फर्नीचर था जो कि पेमेंट हेड ऑफिस ने खुद की है। तो क्या आ गया, टू बैंक अकाउंट सीधा आ जाएगा, ब्रांच कैश तो नहीं जाएगा। तो हेड ऑफिस की बुक्स में जब ब्रांच का अकाउंट बनेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फर्नीचर ले लिया 100 रुपए का, वेरी गुड। अब अगर इस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता तो ये रखा रहेगा। आगे देखते हैं, कुछ और बात है तो 31 मार्च के दिन ब्रांच के एक्सपेंस 6000 अभी भी आउटस्टैंडिंग थे। तो ब्रांच के अंदर जितने एसेट हैं हम उसके बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखा रहे हैं। तो भैया अगर कोई लायबिलिटी का बैलेंस होगा तो लायबिलिटी के क्लोजिंग की तरह दिखाया जाएगा। वेरी वेरी सिंपल, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ऐसे ही तो दिखाते हैं, लायबिलिटीज के, क्रेडिटर के, बिल पेबल के, ऐसे दिखते हैं। तो इसका मतलब एंड में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो भी हमने 6 रुपए दिखा दिया। ऊपर थाउजेंड्स तो है ही, ठीक है ना, 1000 की जीरो काटनी है 3। एंड कैश इन हैंड वॉज अगेन 10,000। बोलने की आपको जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपने शुरू में ही बताया हुआ है कि 10,000 रुपए रख के बाकी छोड़ देते हैं। अब 10,000 रखने हैं ना, तो 3 जीरो काट दो, क्योंकि ऊपर थाउजेंड्स में फिगर्स हैं, ये 10 भी लिख दिया। इसका मतलब जो बची हुई फिगर है ना, वो जरूर हेड ऑफिस को रेमिट कर दी गई होगी 11,700, और जो रेमिटेंस होती है वो ब्रांच अकाउंट में लिखी जाती है। 11,700 की ये वर्किंग नोट 5 से निकल आई रेमिटेंस। 10 रुपए का क्लोजिंग कैश बच गया, ठीक है जी, वो भी हमने लिख दिया। फर्नीचर पर वो कह रहे हैं 16% का डेप्रिसिएशन लगना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। अब सवाल ये आता है कि क्या इस फर्नीचर के अलावा कोई और फर्नीचर भी था या नहीं था? बिल्कुल था। 500 रुपए का शुरू में फर्नीचर था, 100 रुपए का और खरीदा गया, 600 का हो गया। ये सारी फिगर्स तो वैसे ही हैं, तो 600 में से 16% माइनस कर दीजिए, ठीक है जी। और ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जो यहां पर परचेज किया गया है, जो डेप्रिसिएशन लगना है वो कब लगना है, वो डेट्स आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब पूरे पर क्या डेप्रिसिएशन एक ही रेट से लगेगा या नहीं? तो क्वेश्चन में लिखा गया कि जो फर्नीचर खरीदा गया 1 लाख का, वो 1 जनवरी को खरीदा गया था। 31 मार्च 2022 के दिन तो खत्म ही हो गया, ये साल ही खत्म हो गया, यानी केवल 3 महीने यूज हुआ। तो जो 100 रुपए वाला फर्नीचर है, 1 लाख में से मैंने 3 जीरो हटा दी, उस पर 16% डेप्रिसिएशन 3 महीने का लगेगा। और जो शुरू में 500 का फर्नीचर था उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? पूरे के पूरे 16% से, पूरे साल का, ठीक है जी। तो अब हिसाब देख लीजिए, ये 80 आ गया, ये कितना आ गया? 4 आ गया। तो टोटल 84 का डेप्रिसिएशन आपने माइनस करना है। 84 का डेप्रिसिएशन जब आपने 600 में से माइनस किया, 600 का फर्नीचर हो गया था ना, 500 प्लस 100, लिख देता हूं यहां पर, 500 प्लस 100 माइनस 84, तो जो बैलेंस बचा वो आपके सामने ये है। सारी के सारी एंट्रीज कर देने के बाद ये जो बैलेंस आपका बचा, ये नेट प्रॉफिट है, जो कि जनरल P&L में जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक एक एंट्री करवा दी है। इस क्वेश्चन के आंसर को दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूशन में ही मैंने सारी की सारी टिकिंग करवाई है। इसकी प्रैक्टिस आपको 2-3 बार करनी होगी। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? और ये ओपनिंग, ये नया फर्नीचर परचेज किया, डेप्रिसिएशन इतना लगा, बैलेंसिंग फिगर ही आ गई। तो ये सारा का सारा काम इस क्वेश्चन का भी हो गया। इसमें इनवॉइस प्राइस भी सिखा दिया, और बाकी जो नई एंट्रीज आ सकती थी माय डियर फ्रेंड्स, दैट पार्ट इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन यहां करूंगा समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।